Here it is given. Yes, 14 is correct. गौरव, मोहित, दोनों का आंसर 14 आया है. Yes, 14 is correct. Yes sir, 14 ही आया. Let me solve. Yes, 14 आएगा सबका. इसका भी 14 आ रहा है, करेक्ट है. सन का टेम्परेचर है T is equal to 5800 Kelvin. If a sample from this atmosphere contains ground state में कितना पॉपुलेशन है? N1 86.023 10 raised to power 23 and N2 is given as 8 into 10 raised to power 9. Since N1 is equal to minus E2 minus E1 upon KBT. ओके, ये वैल्यू जब आएगी N2 वन N1 की तो इसको हम लोग सॉल्व करने में यूज कर लेंगे. म्यूट कर लो. एक्सपोनेंशियल से में N2 निकालना है. N1 ओके माइनस 3.5 3.4 माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई KB 8.617 into 10 raised to power minus 5 electron volt per Kelvin into 5800 Kelvin. Okay, so now इसका आंसर जैसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं. ठीक है, तो N2 का वैल्यू N आएगा. यस, N आएगा. ये मैंने बाई मिस्टेक N आएगा. ठीक है, सो N2 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा. 8 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8.617. नाउ इट्स वैल्यू इज क्या आंसर आ क्या रहा है? ना तो 8 पहले ही दे दिया तो कोई पहला टर्म 8 आएगा. 6.023 इंटू एक्सपोनेंशियल इन द ब्रैकेट माइनस 10.2 इंटू 8.617. यस, 8.24 इंटू 10 रेज टू पावर 14 एटम्स. 8.24 8.25 ऐसा ही कुछ आंसर आएगा जैसा मैं देख पा रहा हूँ. 8.24 हाँ, इसमें निगेटिव है. माइनस 3.4 में निगेटिव है. प्लस 13.6 है. Therefore, वैल्यू ऑफ N इज 14. तो ये N का वैल्यू 14 हो गया जो कि ऑर्डर लिखा हुआ था. N इज 14. डिनोमिनेटर में 5800 भी है. अभी ठीक है, चलिए ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था. ये लास्ट ईयर गेट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट अब देखते हैं. नेक्स्ट है करेक्शन फॉर न्यूक्लियर. यस, वो पहला स्लाइड ही था, दैट वाज फर्स्ट स्लाइड. अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मोशन करेक्शन फॉर द न्यूक्लियर मोशन. उसमें हम लोग न्यूक्लियर मोशन को भी कंसीडर करके प्रॉब्लम्स अपना सॉल्व करेंगे. सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्शन फॉर न्यूक्लियर मोशन. सो अब न्यूक्लियर मोशन को करेक्ट करेंगे बाय टेकिंग न्यूक्लियर मोशन इनटू कंसीडरेशन. उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हो गया. सो करेक्शन फॉर न्यूक्लियर मोशन, इसमें हम लोगों को जो बोर एटॉमिक मॉडल है, उस बोर एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस वाज कंसीडर्ड इन द स्टेशनरी स्टेट. दैट मींस वो रेस्ट में कंसीडर किया गया. तो हम लोग लिख सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ Bohr's theory, the nucleus was assumed to be stationary. The nucleus of the atom was, nucleus किसका? एटम का. ऐसा नहीं है कि किसी और का न्यूक्लियस. यहाँ उस एटम का, हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन लाइक एटम्स का न्यूक्लियस क्या अज्यूम किया गया? स्टेशनरी. न्यूक्लियस ऑफ एटम was assumed to stationary. ये स्टेशनरी में माना गया, एक पॉइंट पर फिक्स माना गया. न्यूक्लियस को माना गया कि अपनी पोजीशन पर फिक्स है. पिछला जो थ्योरी का डिस्कशन किया हमने, उसमें न्यूक्लियस को एक पॉइंट पर फिक्स माना गया. बट एक्चुअली न्यूक्लियस आल्सो रिवॉल्व. बट इन फैक्ट
द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बोथ ऑकर्स, दोनों का मोशन होता है। एक्चुअली ये टू बॉडी प्रॉब्लम होता है, तो दोनों बॉडीज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ रिवॉल्व अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों रिवॉल्व करते हैं। एक्चुअल केस ये होता है, तो इसको लिखते हैं इन फैक्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस under their mutual interaction or attraction, under their mutual attraction or interaction. In fact, the motion of electron and nucleus under their mutual interaction is a two-body problem. Is a two-body problem. और हम लोगों ने क्या किया, पिछले कंडीशन में जब बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया, उसमें न्यूक्लियस को स्थिर मान लिया एक केस पर, एक पॉइंट पर उसको मान लिया कि वो स्टेशनरी है, और ओनली इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्कस किया, मींस सिंगल बॉडी प्रॉब्लम डिस्कस किया। सो नाउ कंसीडर दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस अंडर देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम। जब इसको टू बॉडी प्रॉब्लम मान लेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक फिक्स एंगुलर वेलोसिटी से दोनों का मोशन डिस्कस करना चाहिए। सो इन हाइड्रोजन एटम, अब हम लोग हाइड्रोजन एटम पर फोकस करते हैं, तो इन हाइड्रोजन एटम बोथ, सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, जैसा इमेज आप देख रहे हैं, इन द इमेज इट इज शोन दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस भी एक सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी एक सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लाइटर है, उसका सर्किल का रेडियस लार्ज है, न्यूक्लियस हैवियर पार्टिकल है, हैवियर है, और उसका जो न्यूक्लियस का जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो सेंटर ऑफ मास से कम रेडियस का होगा। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। सो इन हाइड्रोजन एटम बोथ द न्यूक्लियस and the electron rotate with the same angular velocity, ठीक है। तो मान लिया कि ये दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करते हैं, रोटेट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, सपोज ओमेगा about an axis passing through the center of mass, passing through their center of mass, हमने यहाँ पर CM लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप इस इमेज में सेंटर ऑफ मास दिखाया है, दिस पॉइंट इज CM। ये मान लो सेंटर ऑफ मास है जिसके अबाउट पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन टू बॉडी प्रॉब्लम रोटेट करता है। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास अबाउट विच इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बोथ आर रिवॉल्विंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो कंसीडर कर लिया कि हमारा जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है दे आर बोथ रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट। सो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए r1 इज द डिस्टेंस, या कह सकते हो r1 इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट, एंड r2 इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसके लिए। सो r2 इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर मोशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्यूशन से ये हम लोग यहाँ पर आपको दिख जरूर रहा होगा कि ये इलिप्स टाइप का है, बट एक्चुअली दिस इज ए सर्किल है। एक का रेडियस कम होगा, एक का रेडियस, ये किसी बुक से लिया है तो इसलिए ऐसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये सपोज ओमेगा ये सपोज ओमेगा के ये कॉमा करके लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, सपोज ओमेगा ब्रेकट में कर देता हूं, रुकिए इसको ब्रेकट में कर देता हूं, स्टेटमेंट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा। विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी लेट अस सपोज ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास, ओके। तो सेंटर ऑफ मास, कॉमन सेंटर ऑफ मास है, दोनों मासेज, एक लाइटर है एक हैवियर है, तो सेंटर ऑफ मास कहां से पास करेगा, हैवियर के पास से इसका डिस्टेंस कम होगा और लाइटर वाले से ये ज्यादा दूर रहेगा सेंटर ऑफ मास, ओके। तो सेंटर ऑफ मास जो है हैवियर मास के ज्यादा करीब होता है, इसकी डिस्टेंस r2 है, r2 इज लेस देन r1। सो नाउ ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास, एंड इसमें आगे वर्ड लिख सकते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम। दोनों एटम्स को दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर है ये रोटेशन एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग देम। तो जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को, उसके साथ ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर है, ओके, वो परपेंडिकुलर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट कि अगर r डिस्टेंस हो जाए इन दोनों के बीच का, r इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, लेट r बी द डिस्टेंस, r हमने डिस्टेंस मान लिया m1 m2 जो भी अगर मास अगर मानते हैं, यहाँ पर मैंने स्मॉल m और कैपिटल M मान लिया, ठीक है। स्मॉल m मान लिया कि वो इलेक्ट्रॉन का लाइटर पार्टिकल का मास है, कैपिटल M न्यूक्लियस का मास है, लेट। अदरवाइज आप m1 m2 भी मान सकते हैं, कोई भी दो बॉडी प्रॉब्लम को कंसीडर करने के लिए। इसमें मान लिया स्मॉल m, ये लाइटर है और ये कैपिटल M है, तो न्यूक्लियस हो जाएगा, हैवियर होता है थोड़ा। सो लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है r, एंड r1 एंड r2
बी देयर डिस्टेंसेस, इनकी डिस्टेंसेस किससे, डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एक्सिस, देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास को सीएम लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से एक का डिस्टेंस है r1, एक का डिस्टेंस है r2। अच्छा मैंने बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन लिखा है तो न्यूक्लियस वाला डिस्टेंस पहले लिख देता हूँ r। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले लिखते हैं, न्यूक्लियस बाद में, जिससे ये ऑर्डर करेक्ट रहे। ओके, तो नाउ r इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जैसे कि हमें पता रहे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस r1 एंड r2 इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास r1 r2 दो डिस्टेंसेज हैं, इन दोनों डिस्टेंसेज का सम r के बराबर हो जाएगा, दैट सम ऑफ डिस्टेंस इज r, r1 plus r2 is r, so their distances from the center of mass, okay, let mass of electron is small m and mass of nucleus is capital M, then what will be the value of moment of inertia of this two body system? तो हमने क्या किया, हमने r डिस्टेंस मान लिया दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, r1 r2, r1 है डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का, r1 इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, r2 है डिस्टेंस न्यूक्लियस का। ओके, cm इज सेंटर ऑफ मास, यस, सेंटर ऑफ मास को मैं cm लिख सकता हूं यहाँ ब्रैकेट में, सेंटर ऑफ मास cm, चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से एक का डिस्टेंस है r1, एक का डिस्टेंस है r2। ना अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, r1 प्लस r2 का वैल्यू r लिखूंगा और फिर इनमें एक रिलेशन फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो इतना तो कंसीडरेशन था, क्योंकि हमें टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देखते हैं क्या मासेज आते हैं, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पर मिलेगा हमें। तो देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M r2 स्क्वायर। यस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाएगी m r1 स्क्वायर प्लस m कैपिटल M r2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कैपिटल M डिस्टेंस r2 पर है, ठीक है, एंड r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, r जो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज r, r1 r2 का समेशन हो जाएगा। एंड आल्सो एंड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, मोमेंट्स का प्रिंसिपल बोलता है कि m r1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही कैपिटल M r2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। जो हैवियर मास है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम होगा, जो लाइटर मास होगा उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लार्ज होगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मास और r को मल्टीप्लाई किया, मास और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिल जाता है मोमेंट। मास का मोमेंट निकल आता है m into r इज मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक r और आ जाता है, और मोमेंटम और उस तरह से मोमेंटम मोमेंट इस तरह की वैल्यू जो होती है जिसमें r के साथ कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं डॉट मल्टीप्लिकेशन लेते रहते हैं। सो ये जो हमारे पास मासेज है इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है कि अगर ये कोई बॉडी हो m1 m2 m3 मासेज से मिलकर बनी हो, सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस r1 r2 r3 हो, तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर m4 r4 स्क्वायर। तो इस तरह का फार्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके देखते हैं क्या मिलता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 r1 इज इक्वल टू r माइनस, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ r1 की वैल्यू r2 के टर्म में मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r1 इज इक्वल टू r माइनस r2 इन इक्वेशन 3। So from equation 2 substituting value of r1 is equal to r minus r2 into equation 3। इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो m r1 की वैल्यू लिख रहे हैं r माइनस r2 तो क्या हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के कारण स्मॉल m मास r1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से उसका r1 था, कैपिटल M मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r2 था तो कैपिटल M r2 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है m r इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M r2, तो वैल्यू ऑफ r2 कितना आया, स्मॉल r बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो r2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास m r, अरे इक्वल क्या है, ये रूल है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, 9th 10th में क्लास में रहता है, मैथमेटिक्स फिजिक्स जहां भी पढ़ा होगा। इक्वेशन 3 गलत है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तराजू का रूल यही है, तराजू में दोनों साइड r1 r2 सेम रखते हैं तो स्मॉल m कैपिटल M बराबर हो जाता है। तराजू उठा के देखा है कभी, तराजू इंसाफ वाला, उसमें m1 m2 अगर दोनों मासेज बराबर है इसका मतलब r1 r2 भी बराबर रखना पड़ता है। चलिए, हाँ वो कंजर्वेशन रूल है ये एक तरह से, MIRI इक्वल टू कांस्टेंट।
सो ये R2 का जो वैल्यू है स्मॉल m r डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, अब ये हम लोग नेक्स्ट फिर उसी इक्वेशन को यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब फिर से एक बार R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटिंग, इंसाफ वाले में बराबर नहीं रहता है पार्ट उसका, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, डाउट नहीं ले रहा हूं भाई, मैसेज भेज रहे हैं पूछने के लिए ये वो, क्या लिखें, नहीं रिप्लाई करो तो फिर होता है क्यों। तो चलिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R2 इज इक्वल टू R माइनस R1 इनटू इक्वेशन 3 वी गेट। तो अब ये स्मॉल m R1 इज इक्वल टू कैपिटल M R2, R2 की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी R माइनस R1। यहां पर अब R1 की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल M R अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ओके। ये वैल्यू इक्वेशन 5 हो जाएगा। इक्वेशन ये R1 का जो वैल्यू आ रहा है इसको इक्वेशन 5 बना देते हैं। सो वी हैव कैलकुलेटेड R1 एंड R2 इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m कैपिटल M एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस, सॉरी एटम्स कह रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है एटम के अंदर, एटॉमिक रेडियस एक तरह से कर सकते हो इसको। तो ये एटॉमिक रेडियस के टर्म में आ रहा है। आज जो है इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक्चुअली क्या करते हैं ना, ये सेम कैलकुलेशन मुझे करना पड़ता है जब हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं तो ऐसा कैलकुलेशन किया जाता है, ओके। सो स्टूडेंट्स जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये R1 R2, यस प्रिंसिपल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा। एक सेकंड में आवाज दूर नहीं चली गई, आ गया। एक्चुअली लैपटॉप का चार्जर लगाना था। तो ये आपको R1 और R2 का वैल्यू स्मॉल m कैपिटल M और R के लिए मिल गया। सो नाउ इक्वेशन 4 और 5 का यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन 1 के लिए। किसी का कैमरा ऑन है भाई, वीडियो ऑन है, Vivo 1938, एक ऐसे से नाम लिख देते हैं लोग, अपना नाम भी नहीं लिखते, कम से कम नाम से तो बुला सको उनको। उसके बाद यही नाम जाने जाएंगे, किसी का Vivo नाम होगा तो किसी का Oppo, ऑनलाइन जमाने में। तो ये आपका दोनों इक्वेशन 4 और 5 का यूज करके हम लोग अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू स्मॉल m R1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M R2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए एक फार्मूला पहले हमने जो बनाया था उसमें R1 और R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉल m के साथ R1 का वैल्यू कैपिटल M R बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और इसमें स्मॉल m R अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो अब ये फार्मूला जो हमने अभी निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए R1 R2 का वैल्यू, ऐसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते समय आप I1 और I2 की वैल्यूज निकालते हैं। जहां करंट दो किसी पॉइंट पर डिवाइड हो रहा हो I1 I2 में, तो उसमें ऐसा ही मेथड आप लगाते हैं I1 I2 निकालने के लिए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के समय ऐसा आपने किया होगा, ऐसा ही मासेज में भी कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है। सो नाउ इसका यूज करके देखते हैं, तो हमें मिलेगा m स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M R स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। सो मैं स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का वैल्यू म्यू मान सकता हूं। म्यू मतलब मोमेंट ऑफ, सॉरी रिड्यूस मास हो जाएगा, म्यू इज रिड्यूस मास, और म्यू के साथ जब R स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू हमें मिल रहा है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही वैल्यू है ये। यस, करंट डिवीजन रूल वही जिसको पाथ ने लिखा है अभी। सो I इज इक्वल टू म्यू R स्क्वायर, दिस इज आल्सो ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट यहां पर मास म्यू हो गया एंड इट इज इक्वल, I का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, I इज सेम, वैल्यू ऑफ I दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम, चाहे आप m1 R1 लेकर के करते, m2 R2, इस तरह से जो अभी आप वैल्यूज लिख रहे थे उसी के साथ ये मैचिंग है। तो चाहे आप स्मॉल m कैपिटल M के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करते या आप म्यू मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, दोनों सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम। लेकिन अब यहां पर एक सिंगल बॉडी मास म्यू का अपीयर हो रहा है। इतना भी मैथमेटिक्स नहीं जानते क्या?
अरे इसको एक दो स्टेप बढ़ा लो भाई, एक दो स्टेप बढ़ा लो, कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। अब सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से कैसे आया ये मैं कैसे दिखा दूं? आएगा, लेकिन इतना श्योर जानता हूं मैं। आप लोग इसको एक टर्म और लिख लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ठीक है? गिरता ना? तो काइंडली राइट डाउन वन मोर स्टेप इन द मिडिल ऑफ दिस टू, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स, देन ओनली यू कैन गेट दिस वैल्यू। ओके ओके, आ गया ना? सो आई का वैल्यू म्यू आर स्क्वायर आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया where mu is equal to small m capital M by small m plus capital M is the reduced mass, is the reduced mass, ये reduced mass है of nucleus and electron, of nucleus and electron। so reduced mass को define कैसे किया गया? reduced mass mu is equal to small m capital M divided by small m plus capital M। इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M। दैट मींस जैसे आपने पैरेलल रेजिस्टेंस सम किए होंगे, इक्विवेलेंट निकाला होगा, तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जो उनका इक्विवेलेंट होता है वो इसी फार्मूले से अप्लाई किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो जो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल है दैट इज फॉर मास कॉम्बिनेशन। जहां दो मासेज है, दोनों मासेज को कंबाइन करके या फिर कह सकते हो आप इनको दोनों के मासेज के प्लेस पर एक सिंगल मास अगर लेना चाहते हो, तो देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट। तो रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू पैरेलल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट निकालने में यूज करते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल है, एक तरह का है। ऐसे ही आप 1 अपॉन टाउ कैलकुलेट करते हैं तो 1 अपॉन टाउ 1 प्लस 1 अपॉन टाउ 2 कैलकुलेट करते हैं। तो लाइफ टाइम अगर दो दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट लाइफ टाइम निकालने का फार्मूला हो जाता है। लाइफ टाइम ऐसे ऐड होता है 1 अपॉन टाउ इक्वल टू 1 अपॉन टाउ 1 प्लस 1 अपॉन टाउ 2। यहाँ पर हम लोग स्मॉल m और कैपिटल M के प्लेस पर एक सिंगल मास चाहते हैं, तो ये रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट सिमिलर है, जैसा रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R किया होगा। So now the above result, अब इस above result का जो conclusion है वो लिख लेते हैं। So the result shows that जो result मिल रहा है, ये equation I is equal to mu r square equation 6 मान लेता हूँ मैं। The result shows that the angular momentum, या यहाँ पर moment of inertia लिया है तो moment of inertia। So the result shows that the, तो जब अभी अगर इसके लिए moment of inertia निकाला है तो moment of inertia के साथ angular momentum क्या होता है? I ओमेगा भी अगर J की वैल्यू एक निकालते I करंट के लिए, सॉरी हमें ये सब इसलिए किया है टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी में चेंज करने के लिए। यस कुनिका, वी हैव डन इट फॉर चेंजिंग टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एंगुलर मोमेंटम निकालते तो उसको भी निकाल सकते थे, बिकॉज ओमेगा आपको पता है ओमेगा इज कॉमन, तो I के साथ म्यू आर स्क्वायर ओमेगा हो जाता। अदरवाइज ये स्मॉल m r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m कैपिटल M r2 स्क्वायर ओमेगा। तो जहां पर दो एंगुलर मोमेंटम वैल्यू जाती है वहां पर सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिंगल एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से अगर आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो उसमें दो एंगुलर मोमेंटम वैल्यू जाएंगी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो उनको कंबाइन करके आप रिड्यूस मास वाले कांसेप्ट से आप कह सकते हैं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम इज नाउ रिड्यूस्ड फॉर सिंगल बॉडी। सो द अबव रिजल्ट शोज दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सिस्टम के लिए मैं पेज चेंज करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इलेक्ट्रॉन मोमेंट और न्यूक्लियस सिस्टम का, वो रिड्यूस होकर के, हाँ ये ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्लैनेटरी मोशन में भी, सेम टाइप का मेथड यूज करते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्सेज में, मैकेनिक्स के सेंट्रल फोर्सेज टॉपिक में सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। ये बहुत प्लेसेस पर आता है मेरे कोर्स में भी और मैकेनिक्स में भी। सो द अबव रिजल्ट शोज दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ दो से ज्यादा बॉडीज होगी तो एक निकालेंगे फिर इसका यूज करेंगे तीसरी बॉडी के लिए, तीसरे बॉडी के साथ आएगा, फिर चौथी बॉडी के लिए यूज करेंगे। तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट एट ए टाइम दो ही पार्टिकल्स को यूज करना है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम रोटेटिंग अबाउट their center of mass is the same as that of, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? एक फिक्टिशियस बॉडी, एक इमेजिनरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सेंटर ऑफ मास इज सेम एज दैट ऑफ ए फिक्टिशियस। यस, थ्री बॉडी को भी रिड्यूस कर सकते हैं आप एट ए टाइम, दो को रिड्यूस करना पड़ेगा एंड देन तीसरे को आप, अगर आप तीन बॉडीज लेते हैं तो 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 1/m3 इज इक्वल टू 1/μ कर दीजिए, आ जाएगा। क्यों परेशान होंगे हम लोग? हैं रेजिस्टेंस करना आसान है ना, इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस वाली थ्योरी इसके साथ रिलेट कर दी, ठीक है? सो 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 1/m3 हो जाएगा, यहाँ तीसरा मास हो जाएगा। सो
The moment of inertia of two body problem, nucleus and electron, is now equal to is same as that of a fictitious body. अब एक fictitious body है, म्यू मास का एक्चुअली बॉडी कोई नहीं अवेलेबल है वहां, वो fictitious पार्टिकल हम लोग कर रहे हैं, fictitious बॉडी, fictitious पार्टिकल। अरे भाई क्या लिख रहे हैं, मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा, अभी मैंने एक बार बोला, 2 बार उसको एक बार रिपीट करना, रिपीट करना, ये इस तरह से स्लो हो जाएगा मेरा स्पीड से। fictitious पार्टिकल of mass mu revolving in a circular orbit of radius r. Yes, fictitious मतलब जस्ट इमेजिन करना है आपको, भूत की तरह fictitious है, fictitious सूडो आपने पढ़ा है बहुत बार, सूडो फोर्सेस वगैरह। सो ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। अब भैया मैं fictitious बॉडी का मीनिंग नहीं बता पाऊंगा, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। fictitious गूगल पे सर्च कर लो, fictitious नहीं सुना है क्या कभी? लग रहा है जैसे मैकेनिक्स ही नहीं पढ़ा। fictitious फोर्सेस, सूडो फोर्सेस, वर्चुअल वर्क, बहुत सारा ये सब टॉपिक आता है प्रियंका। fictitious का मतलब होता है भूत, माइंड में जैसा हमारे रहता है। हाँ, सो इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, चलिए r रेडियस के ऑर्बिट में हमने मान लिया कि हमारा जो fictitious पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ को r1 r2 का ये रेडियस है, 2 सर्किल बना दिया। तो अगर मान लो यहाँ पर अब हम लोग एक सिंगल बॉडी लेते हैं, जैसे मान लो एक यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, एक बॉडी इसमें रिवॉल्व कर रहा है, एक इसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो अब जो ये r1 में है, सपोज ये r2 में है कोई दूसरा पार्टिकल, ठीक है। तो अब जो तीसरा fictitious पार्टिकल है, दैट विल हैव मास म्यू एंड इट रिवॉल्व्स इन ए रेडियस ऑफ, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ये r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। हाँ, कल्पना जिसका नाम भी हो, fictitious मतलब कल्पना करना, ये गैलेक्सी ऐसे मैंने लिखा। सो r रेडियस के ऑर्बिट में म्यू मास का fictitious पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, दैट इज जस्ट अ सिंगल पार्टिकल एंड दैट हैज नेट इफेक्ट इक्वल टू 2 मासेस। दोनों मासेस के इक्वल इफेक्ट है, दोनों मासेस के बराबर ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर मोमेंटम कोई भी ऐसा निकालें तो जो स्मॉल m कैपिटल M मास का टोटल होगा वही म्यू मास का वैल्यू आएगा। तो म्यू मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू स्मॉल m और कैपिटल M, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए हमने यहाँ पर fictitious पार्टिकल म्यू मास कंसीडर कर लिया। तो स्टेटमेंट का मीनिंग पूरा समझ में आ गया। सो नाउ वी हैव, अब कंक्लूड कर देते हैं, thus the effect of taking the nuclear motion into consideration, thus the effect of taking the nuclear motion into consideration is equivalent to replacing electronic mass m। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मास m लेकर के सिंगल पार्टिकल स्मॉल m मास का लेकर हमने कैलकुलेशंस किए थे, अब उसमें मास म्यू ले लेंगे, क्योंकि अब 2 बॉडी के प्लेस पर, 2 पार्टिकल्स के प्लेस पर वी हैव ए fictitious पार्टिकल ऑफ मास म्यू। रिड्यूस मास म्यू हमने कांसेप्ट में कैलकुलेट करके चेक कर लिया। सो नाउ द इफेक्ट ऑफ टेकिंग न्यूक्लियर मोशन इनटू कंसीडरेशन इज इक्विवेलेंट टू रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉनिक मास m बाय रिड्यूस्ड मास म्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब तक जो कैलकुलेशंस हमने की थी, दैट वाज टेकन फॉर सिंगल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, अब उसमें सिंगल पार्टिकल ऑफ मास म्यू रख दें तो हमारा पूरा कैलकुलेशन एज इट इज करेक्ट हो जाएगा। तो इन द स्पेशल केस आल्सो वी हैव, इन द स्पेशल केस में म्यू और m एक हो जाएंगे। इन द स्पेशल केस व्हेन न्यूक्लियर मास m टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है, व्हेन कैपिटल M टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट, देन म्यू टेंड टुवर्ड्स स्मॉल m। भैया fictitious पार्टिकल को आज तक मैंने फोर्स नहीं दिया है राहुल, fictitious पार्टिकल को कभी मैंने कोई फोर्स नहीं दिया आज तक, वो मुझे फोर्स दे देता है। सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा इलेक्ट्रॉन को? अभी इलेक्ट्रॉन fictitious पार्टिकल आ गया तो कहां से इलेक्ट्रॉन और कहां न्यूक्लियस, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खत्म हुआ, उसकी जगह पर हमने मान लिया fictitious पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन है कहां जिसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए? एक्चुअली जो दिख रहा है हमें, जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज ए इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस सिस्टम। ये रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस का जो मोशन है बहुत लेस ऑर्बिट में है, छोटे ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट में है। लास्ट में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, सब पाए हुए हैं चैट बॉक्स की तरह चैटिंग कर रहे हैं मेरे से। क्लास बाद में डिस्कस कर लीजिएगा भाई, कोई रुकना नहीं चाहता है, 9 बजे के बाद सब भागेंगे। ऐसे तो क्लास तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, और ये क्लास भी मेरा 50-60 घंटे की जगह 150-200 घंटे लगेगा। पता चला बाद में 3 क्वेश्चन आए। सर एक फीडबैक देना है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ये कौन है भाई? क्या बोल रहे हैं? हेलो सर। अंकित दास, हेलो सर। बताएं क्या पूछ रहे हैं?
सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अभी जो आप जो क्लास करा रहे हैं ये तो स्टार्टिंग में है सर, इतना मतलब जो आप जब बोल रहे हैं ना, तो जब आप चैट पर ध्यान देते हैं ना, तो हम लोग का भी जो होता है ना वो फ्लो में अटक जाता है। तो हाँ। आप सर चैट भी बंद कर दीजिए सर, मतलब ये तो जस्ट स्टार्टिंग हुआ, अभी अभी इतना क्वेश्चन आ रहे फिक्शन विक्शन क्या काम है हम लोग का इतना, तो नेट वेट में तो वो सब नहीं आने वाला, वो सब फिक्शन ये सब मोमेंट वोमेंट ये सब कुछ क्या है, तो आप सर फ्लो में कीजिए सर, ये तो फ्लो ब्रेक हो जाएगा सर, इसमें चैट बंद कर दीजिए सर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी और से भी पूछ लीजिए सर, दूसरों का भी फीडबैक, ऐसे ग्रुप में तो बात होता ही है सर हम लोग का। नहीं तो क्या करूं मैं, बताओ ना, इसको बताओ कि मैं चैट बंद कर दूं। सर आप दूसरों से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट पूछ लीजिए फिर। चैट डिसेबल कर दीजिए। नहीं फिक्शन वाला क्या बोले थे, फिक्शन क्या नहीं समझ में आया मुझे। नहीं दूसरे जो बोल रहे हैं ना फिक्शन, ये तो फिक्शन, इसमें क्या है, फिक्शनल मूवी फिक्शनल ये सब मैंने फेक एक बॉडी है उसमें, और उसमें इतना डाउट हाँ पूछने उसमें, का अब क्या उसमें है ढूंढ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को उसमें कौन देगा। हाँ वही ना, उसमें पूछने का क्या, फिक्शनल मूवी नहीं देखते क्या, उतना पूछने का क्या उसमें। नहीं देखते हो नहीं देखते हो, अब यार क्या करूं मैं यार, तो मुझे चलो ठीक है ओके। आप दूसरों से भी फीडबैक ले लीजिए थोड़ा। नहीं कोई बात नहीं, अब इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास ना, प्रॉब्लम ये है। ओके नहीं मानते सब लोग हैं, लेकिन फिर बीच में मैसेज भी आता रहता है ना, तो फिर वो डिस्टर्ब करता है। ओके चलिए अब थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं हम, बहुत टाइम हो चुका हम लोगों का। तो ये जो m है, कैपिटल M, इफ कैपिटल M टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट देन म्यू विल बी m। म्यू की वैल्यू स्मॉल m हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m बाई 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। सो व्हेन कैपिटल M इज इनफाइनाइट म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m। इसका मतलब है जो कैलकुलेशन पहले बोर एटॉमिक थ्योरी में किया है, दोज आर ऑल करेक्ट, बट वहां पर हमें न्यूक्लियर मास इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। वहां ये कंसीडर करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर मास इज इनफाइनाइट एंड सो न्यूक्लियस कैन नॉट रिवॉल्व, कैन नॉट रोटेट। न्यूक्लियस रोटेट नहीं कर सकता, न्यूक्लियस अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, दैट मींस न्यूक्लियस इनफाइनाइटली लार्ज है। न्यूक्लियस इनफाइनाइटली लार्ज है, और इसलिए अभी जो कैलकुलेशन आ रहा है, जब कैपिटल M इनफाइनाइट पुट किया तो रिड्यूस मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास के एग्जैक्टली बराबर आ गई। ओके तो ये जो कंडीशन है, ये हम लोग उस पॉइंट के लिए, पिछला जो डिस्कशन है उसके लिए एक लाइन लिख देता हूं कि जो डिस्कशन मैंने पहले किया हुआ है, दैट आर ऑल करेक्ट, दैट इज टोटली करेक्ट, बट वहां पर ये कंडीशन हमने नहीं माना था कि न्यूक्लियस इनफाइनाइटली लार्ज है। लेकिन रिडबर्ग कांस्टेंट लिखते समय आर के नीचे मैंने सफिक्स में इनफाइनाइट लिखा है, दैट मींस कि वो रिडबर्ग कांस्टेंट इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस के लिए करेक्ट है। वो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू करेक्ट है तभी जब रिडबर्ग कांस्टेंट इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस के लिए निकाला गया। तो मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूं एक लाइन में, एंड देन आगे हम लोग चलते हैं। Thus the assumption that the nucleus is stationary is equivalent to assuming, किसके इक्विवेलेंट है, is equivalent to assuming the nucleus to be infinitely large। ओके ये इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा, इनफाइनाइटली हैवी, या सॉरी चार्ज लिख दिया, इनफाइनाइटली हैवी इनफाइनाइटली लार्ज। अगर हम लोग न्यूक्लियस को मान लें तो ये अजम्पशन हमारा कि न्यूक्लियस स्टेशनरी है वो करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइटली हैवी इनफाइनाइटली लार्ज। ओके सो नाउ व्हेन वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एज ए टू पार्टिकल्स एंड वी कन्वर्ट इट इनटू ए रिड्यूस्ड मास ऑफ वैल्यू म्यू, तो उस केस में जो डिस्कशन में हमने लिखा है कि हमें पुराने जितने फार्मूले यूज करने हैं सब में मास m को, स्मॉल m को म्यू से रिप्लेस करके नया फार्मूला बना लेना है, जिसमें म्यू डिपेंड करता है स्मॉल m कैपिटल M दोनों टाइप की मासेस पर। सो नाउ फार्मूला ऑफ रेडियस बिकम्स, सो नाउ बाय रिप्लेसिंग, तो हम लोग रिप्लेस करते हैं बाय रिप्लेसिंग स्मॉल m बाय म्यू। देखते हैं रेडियस का फार्मूला क्या होता है। Rn इज इक्वल टू, Rn में मैं एक सफिक्स लगा देता हूं कैपिटल M। इस कैपिटल M सफिक्स से आपको ये समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियस फाइनाइट मास रख रहा है, न्यूक्लियर का मोशन कंसीडर किया गया है एंड न्यूक्लियस हैज फाइनाइट मास m, कैपिटल M। सो दिस विल बी, पहले फार्मूला क्या होता था, पहले फार्मूला होता था h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय पाई m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर ओवर z। ठीक है, n स्क्वायर ओवर z। तो मैं h थोड़ा, मेरा h का जो वो है हाइट है थोड़ा लार्ज रहेगी, n का छोटा हाइट है, ये आप जानते हैं, मैंने ऐसे लिखा हूं पहले भी। सो नाउ यहाँ पर m की जगह पर म्यू रखना पड़ेगा, जहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर रिड्यूस्ड मास म्यू पुट कर देना है। ओके रिड्यूस्ड मास म्यू पुट कर देना है। सो नाउ वी विल हैव दिस पॉइंट, अब म्यू की प्लेस पर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई स्मॉल m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर ओवर z। अब आप सोचेंगे कि मैंने म्यू की प्लेस पर स्मॉल m क्यों पुट किया, तो मैं यहाँ पर स्मॉल m प्लस कैपिटल M पुट करूंगा डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये म्यू का वैल्यू मैंने क्या किया, स्मॉल m कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M होता है म्यू, तो म्यू का स्मॉल m तो मैंने यहाँ छोड़ दिया और सभी टर्म्स को मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। तो स्मॉल m और कैपिटल M दोनों को यूज करते हुए अब ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। देखिए फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, फिर ये थोड़ा मिट गया मेरा, तो फिर से इसको लिख देता हूँ।
ओके, सो इस तरह से आप देखेंगे कि रेडियस का फार्मूला एक थोड़ा सा वैल्यू एक फैक्टर के साथ आ रहा है, उससे चेंज हो रहा है। सिंस म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो नाउ हम इसको अगर लिखना चाहें 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, यहां आ गया इनटू r रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इनफाइनाइटली मास। जब रेडियस का फार्मूला इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस के साथ था, वो लेफ्ट हैंड साइड में रेडियस के फार्मूले के साथ हमें कैपिटल M मिला है। ये दो टाइप के रेडियस वैल्यूज का रिलेशन हो जाएगा। So this is the relation of formula of radius, relation between two radii, one for capital M mass nucleus and one for infinitely large nucleus. Okay, so ये फार्मूला आप पा रहे हैं, इसको मैं इक्वेशन मान सकता हूँ। कोई एक इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ लार्ज डिटेक्टर्स। पहले मैंने इक्वेशन कहाँ तक किया था? 5 नंबर, 6 नंबर, अब ये हो जाएगा 7 नंबर। तो दिस इक्वेशन इज 7 नंबर। तो रेडियस की वैल्यू एक फैक्टर से बढ़ रही है। कितने फैक्टर से? स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू r n इनफाइनाइट। ओके, तो ये हुआ रेडियस, पहला फार्मूला रेडियस का। रेडियस के फार्मूले को इस तरह से हमने चेंज कर लिया। नाउ नेक्स्ट होगा वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला अब देखते हैं कैसे चेंज हो गया। आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं। ओनली स्मॉल m को रिप्लेस करना है म्यू से, म्यू की वैल्यूज पुट करनी है, स्मॉल m को वहां छोड़ना है और जो कैपिटल M के साथ जो फैक्टर और रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो वैल्यूज किस तरह से चेंज होंगी रेडियस की, कितना चेंज होंगी, स्लाइटली ज्यादा चेंज नहीं होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट जो डिफरेंस होगा वो हम लोग यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज vn फॉर कैपिटल M इज इक्वल टू, यहाँ पर था e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय z ओवर n, which is same as velocity in case of infinitely charged nucleus. So since velocity do not depend on electronic mass पर डिपेंड नहीं करता velocity, so velocity for both cases is equal. वो दोनों केसेस के लिए वेलोसिटी इक्वल है, कोई चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी के फार्मूले में, चाहे वो वेलोसिटी इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस वाले केस में कैलकुलेट करें या फिर फाइनाइट मास वाले न्यूक्लियस के केस में कैलकुलेट करें, बोथ आर गिविंग यू सेम रिजल्ट। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 8th नंबर। ओके, सो नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है रिडबर्ग कांस्टेंट का। Rydberg constant. Let us see what happens with the formula of Rydberg constant. So now Rydberg constant for finite mass m nucleus has finite mass m. पहले मैं infinite लिया था, यहाँ finite mass. So nucleus has mass capital M. So Rydberg constant for nucleus of finite mass m. तो एटम, ऐसा एटम जिसमें nucleus का mass finite हो, उसमें Rydberg constant का फार्मूला हमने लिखा था न्यूक्लियर मास का फार्मूला m e raised to power 4 divided by 8 h cube epsilon 0 square c. तो यहाँ पर m को रिप्लेस करना पड़ेगा म्यू से, m replaced by reduced mass mu. So m के प्लेस पर म्यू लिखना, म्यू लिखने का मतलब है कि अब ये चेंज होगा, यहाँ पर लिखना m replaced by mu, साइड में लिख लेना हम लोग, replaced by reduced mass mu. So r capital M is equal to m e raised to power 4 divided by 8 h cube epsilon 0 square c and multiplied by capital M divided by small m plus capital M. Since mu is equal to small m, तो जो फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं मैं उसको यहाँ एक ब्रैकेट में शो कर देता हूं, जो फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं। सो म्यू का जो वैल्यू है स्मॉल m कैपिटल M के टर्म में, वो मैंने यहाँ यूज किया और फार्मूले को पिछले फार्मूले से रिलेट करने के लिए मैंने उसको एक ब्रैकेट में रख दिया। सो नाउ दिस इज 1/1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M एंड मल्टीप्लाइड बाई r इनफाइनाइट। r इनफाइनाइट का फार्मूला आपको पहले से ही पता है, स्मॉल m e raised to power 4 divided by 8 h cube epsilon 0 square c. तो दिस इज rm। तो दोनों रिडबर्ग कांस्टेंट में वैल्यूज में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ओनली एक स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा। डिफरेंस जो आएगा वो स्मॉल m बाई कैपिटल M के कारण आएगा, जो कि डिनोमिनेटर में अवेलेबल है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू स्लाइटली लेस हो जाएगी जब हम लोग फाइनाइट न्यूक्लियर मास कंसीडर करेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। देखिए सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ज्यादा इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 एक फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं खुद से भी, ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जो बोल रहा हूं मैं लिख भी रहा हूं उसको, ठीक है। तो ये rm और r इनफाइनाइट का रिलेशन हो गया, 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M डिनोमिनेटर में आया। रेडियस वाले फार्मूले में जो ये डिनोमिनेटर है 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, वो मल्टीप्लाइड था, यहाँ डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना है। यहाँ रेडियस वाले फार्मूले में ये मल्टीप्लाइड है 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, यहाँ पर ये डिवाइडेड है इन द डिनोमिनेटर। नाउ फॉर एनर्जी, फोर्थ पॉइंट है फॉर द एनर्जी। अच्छा, म्यू का वैल्यू सही नहीं लिखा है क्या? लेट मी चेक। ओ, मिट गया ना, ठीक है। तो ये स्मॉल m कैपिटल M को पुट करने के बाद ऐसा आया।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी, फोर्थ पार्ट, एनर्जी। एनर्जी के एक्सप्रेशन में ई एन और कैपिटल एम मतलब न्यूक्लियर मास को अकाउंट में लेकर दिखा रहे हैं हम लोग। सो ये माइनस एम ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, यही आता है फार्मूला, ये फार्मूला आता है। तो मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेसिंग एम बाई म्यू। तो एम को म्यू से रिप्लेस करना है, दैट मीन्स म्यू हटा दूंगा, म्यू डाल दूंगा एम के प्लेस पर, तो दिस इज म्यू। अब म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस स्मॉल एम ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ओके, इनटू कैपिटल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इनटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, सिंस म्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये म्यू का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इससे भी हमें एनर्जी जो पहले कैलकुलेट कर दी थी उसका फार्मूला पहले के 2 ब्रैकेट्स में अवेलेबल है, तीसरा ब्रैकेट जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा जितना, उसको हमें पॉइंट आउट करने के लिए कैपिटल एम की वैल्यू पता होना मस्ट हो जाएगा। चलिए ये सब देख लेते हैं वैल्यूज। तो ये जो फार्मूला है स्टार्टिंग का, इसमें अब वही बात आ जाएगी फिर से, जैसा रिवर कांस्टेंट वैसा यहाँ पर भी 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, दिस इज अ फैक्टर। एंड देन नेक्स्ट है ई एन फॉर इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस, ई एन कैपिटल एम। तो आपने एनर्जी को, रिडबर्ग कांस्टेंट को, वेलोसिटी को, सबको कैलकुलेट करके 1 बाय 1 चेक कर लिया, ओके, 1 बाय 1 सबको हमने चेक कर लिया और इस तरह से ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। सो नाउ अब हमको पता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज हमें डिफरेंट मिल रही है, डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए इसकी वैल्यू डिफर करती है। तो देख लीजिए, जिसका छूट गया हो लोग लिख लेते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट, वेलोसिटी डू नॉट चेंज, रिडबर्ग कांस्टेंट चेंजेस बाय अ फैक्टर 1/1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। एनर्जी आल्सो चेंजेस विद द सेम फैक्टर, वेलोसिटी डू नॉट चेंज, ठीक है। ये बाय रिप्लेसिंग स्मॉल एम बाय म्यू हमने चेक किया। रिप्लेसिंग एम बाई म्यू, कौन सी अलग से वैल्यू आ गई? कोई वैल्यू अलग से नहीं आई है, ये एक फैक्टर है 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। म्यू का फार्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया है, म्यू के फार्मूले के कारण ऐसा आया है। सो नाउ यस, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट न्यूक्लियर मासेस के केस में प्रॉपर्टीज किस तरह की आएगी वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लिखने में हो सकता है स्लो हो, तो वो लिख नहीं पाएंगे, वो लोग लिख लें जल्दी से, मैं हो जाएगा मेरा। मैं अगले पॉइंट पर चलूंगा। दीज पॉइंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमें ज्यादा डिस्कस करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप तो जस्ट नोट डाउन कर लें। हो गया? ओके, वेरी गुड। तो ये एनर्जी, रिडबर्ग कांस्टेंट और वेलोसिटी, रेडियस सब याद रखना पड़ेगा। ये वाली स्लाइड है, जल्दी से करें, मैं आगे बढ़ूं। So now we have few other results, few other discussions related to this nuclear mass correction. अच्छा, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। गेट 2002 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 13 असाइनमेंट 1 में मेंशन है। ये बोल रहे हैं कि R1 is the value of Rydberg constant assuming the mass of nucleus to be infinitely large. तो R1 की वैल्यू एक्चुअली R इनफाइनाइट है, ये मानना है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, तो ये इक्वेशन 1 मान लिया। एंड R2 is the value of Rydberg constant taking the nuclear mass to be 7500 times the mass of electron. So ये R2 क्या है? R2 वैल्यू है हमारे पास। R2 कब है? R2 है तब जब R2 की वैल्यू एक्चुअली Rm हो जाएगी, और वो वैल्यू हमने निकाला है R1 upon 1 plus small m by capital M. So now this R2 upon R1 एक्चुअली Rm by R infinite हो जाएगा। तो R2 upon R1 की वैल्यू क्या होगी? वही आएगी जो Rm और R infinite की वैल्यू आती है। फाइनाइट न्यूक्लियर मास का रिडबर्ग कांस्टेंट और इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास का रिडबर्ग कांस्टेंट, ये आ जाएगा 1 upon 1 plus small m by capital M. So this is 1 upon 1 plus small m by 7500 small m. यहाँ पर आपको दिया गया है न्यूक्लियर मास कैपिटल M is equal to 7500 times mass of electron. तो आप स्मॉल m कैंसिल्ड,
7500 divided by 7501. This is equal to little less than unity. Little less than unity. एक से बस थोड़ा सा ही कम है, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है 1 से, 0.999 कुछ ऐसा आएगा। तो 0.99 के अप्रॉक्स आ रहा है, इसलिए वैल्यू लिटिल लेस देन यूनिटी मान लिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। ये सारे फार्मूले मैंने टाइप वाला भी लिया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको डिस्कस कर लिया आपने चारों, ठीक है। सुनना, लिटिल लेस देन यूनिटी आ गया। सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ केसेस जिसमें कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू के साथ एच अल्फा लाइन का वेवलेंथ चेंज हो रहा हो। एच अल्फा लाइन का वेवलेंथ चेंज होता हो, उसको हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कुछ केसेस में। तो मेरे पास अभी अगर मैं बात करूं तो आप एच अल्फा लाइन का वेवलेंथ बता सकते हैं। सो नाउ रिडबर्ग कांस्टेंट, अब हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है? R इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1.09737 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इतनी स्पीड से भी करा लूं तो मेरा कोर्स खत्म हो जाए तो जानो। तो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस, इज द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस, इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन न्यूक्लियर मास capital M is equal to mass of proton and it is equal to 1836 times mass of electron. Therefore, Rydberg constant for hydrogen atom will be R infinite divided by 1 plus small m by capital M. यहाँ पर स्मॉल m के प्लेस पर मैं Me लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मास Me लिख देता हूँ, या Me रखने दो, कोई बात नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कई बार स्मॉल ई एक सफिक्स लगा देते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप चेक करके बताइए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। R इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 1 प्लस Me डिवाइडेड बाय 1836 Me. सो नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। R इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आई थी? 1.09737 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, 1/1836। सो रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होगा? 4 डेसिमल कम से कम बताइए। यस, 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ओके, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है हाइड्रोजन एटम का, 1.09677 इंटू 10⁻⁷। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये पहला केस है हाइड्रोजन एटम का। नेक्स्ट फॉर ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हैविंग मास नंबर 2। ओके, तो सेकंड केस है फॉर ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम न्यूक्लियर मास कैपिटल M इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 टाइम्स MP। अच्छा, न्यूक्लियर मास की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियर मास होता है जितने उसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उन सब के मासेस को उसकी बाइंडिंग एनर्जी से इक्वेट करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी, तब जाकर के न्यूक्लियर मास निकलता है। व्हाट इज न्यूक्लियर मास? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास डिफेक्ट, ये आप लोग ये जानते हैं। तो मैं यहाँ मास इज इक्वल टू लिखूंगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और इसकी वैल्यू को मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन से। ओके, और 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 1836 टाइम्स Me। तो मैंने यहाँ 2-3 अप्रोक्सीमेशंस लगाए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर मास के हैं, और न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर है। यहाँ मैंने एक एजम्पशन में बाइंडिंग एनर्जी को निगलेक्ट कर दिया है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को, जस्ट अप्रोक्सीमेशन लिया है। ओके, सो नाउ रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा? देयरफॉर रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर ड्यूटेरियम इज इक्वल टू 1/1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M डिवाइड, ये था, और इसके बाद R इनफाइनाइट था। तो ये R इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई कर देता हूँ डायरेक्ट, 1 प्लस स्मॉल m मतलब इलेक्ट्रॉनिक मास डिवाइडेड बाई कैपिटल M
सो 1.097 into 10 अच्छा 9737 भी लिखना पड़ेगा, कम से कम 5 डेसिमल प्लेस मैं यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब करेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। क्वेश्चंस कई बार आपने देखा होगा गेट वगैरह में भी पूछता है 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस या एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेस तो लिखता भी है क्वेश्चन में। उन बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेशंस करते हैं जिससे कि इफेक्टिव चेंज हमें क्वेश्चन के अंदर या आंसर के अंदर किसी टॉपिक में दिख सके। तो 2 into 1836 times ME। ओके, सो ME कैंसिल्ड। जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सबका लगभग करेक्ट आंसर है 907। अच्छा 9707 है नंबर का, 9707 into 10 raised to power 7 into 10 raised to power 7 meter inverse. So this is Rydberg constant for deuterium atom which has nuclear mass approximately 2 times proton. ठीक है, तो न्यूक्लियर मास 2 टाइम्स प्रोटॉन के बराबर है, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट फॉर ट्राइटियम। ट्राइटियम भी हाइड्रोजन का एक, आपका पता ही है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ये आइसोटोप है। ट्राइटियम का मास नंबर 3 होता है। ओके, सो ट्राइटियम, ओ 10 raised to power 7 is missing here. Yes, तो ट्राइटियम में मास की वैल्यू 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन में लिख दूंगा। So now for tritium, nuclear mass M is equal to mass of proton plus 2 times mass of neutron, and this is equal to 3 times MP, and this is equal to 3 times 1836 Me. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर मास के हैं, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से ट्राइटियम बनता है। So now therefore R of tritium is equal to R of infinity nuclear mass, infinitely large nuclear mass 1 plus Me upon capital M. So this value becomes 1.09737 into 10 raised to power 7 divided by 1 plus small me divided by 3 into 1836 Me. तो आप देख रहे हैं कि हमने जो लेबर वर्क किया, 4 तरह के रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई। इनफाइनाइट के लिए न्यूक्लियर मास इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, फाइनाइट में भी किस तरह का हो आप देख रहे हैं। लाइटर 3 एटम्स का हमने डिस्कशन किया, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। देयर आर 3 आइसोटोप्स 9717, वेरी गुड, 17 into 10 raised to power 7 meter inverse. So this is ट्राइटियम और ट्राइटियम। आप सिमिलरली कैलकुलेट करते हुए हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियर मास को लेकर आप इस तरह से रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ रिडबर्ग कांस्टेंट की 3-4 वैल्यूज हमें मिल गई। अब इनको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ। अच्छा He प्लस क्यों ड्यूटेरियम के बराबर रखेगा भाई? ड्यूटेरियम हैज ओनली 2 मास नंबर 2, राइट, और हीलियम जो है हीलियम 4 रखेगा ना। तो जितना मास नंबर रहेगा उसके करेस्पॉन्डिंग मास ऑफ प्रोटॉन लिख के उसको न्यूक्लियर मास बना लीजिए। 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 5 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट करके आप लिख देंगे तो आंसर जो आपको मिलेगा वो रिडबर्ग कांस्टेंट दे देगा। सो नाउ वेरिएशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट विथ न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास के साथ रिडबर्ग कांस्टेंट का वेरिएशन क्या है? न्यूक्लियर मास के साथ रिडबर्ग कांस्टेंट बढ़ रहा है, घट रहा है? कैसा इंक्रीमेंट है? बढ़ेगा या घटेगा? न्यूक्लियर मास बढ़ाने पर रिडबर्ग कांस्टेंट, ये क्या बात हुई? कभी इंक्रीज लिख रहा है, कभी घटेगा लिख रहा है, कोई बात नहीं। सो ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। आर इनफाइनाइट की वैल्यू सबसे लार्ज है तो इंक्रीज होगा। ओके, नाउ वी हैव वाई एक्सिस, एक वाई एक्सिस बना लिया, एक एक्स एक्सिस ले लिया। सो वाई एक्सिस पर मैं रिडबर्ग कांस्टेंट शो करूंगा, लेकिन उसके लिए एक फिक्स वैल्यू मुझे दिखानी पड़ेगी 1.09737 into 10 raised to power 7. ओके, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, एक एक्सिस मैंने बना दिया मास के लिए, न्यूक्लियर मास के लिए, ये ओरिजिन हो गया। सो नाउ न्यूक्लियर मास की जो वैल्यू होगी, अच्छा ओरिजिन में ओनली एक्स एक्सिस के लिए दिखा रहा हूं, वाई एक्सिस के लिए नहीं। सो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी कुछ इस तरह से चेंज होगी, बढ़ेगी। तो नाउ हियर वी हैव सपोज इन न्यूक्लियस आप मास नंबर 1, मास नंबर के साथ भी दिखा सकते हो, न्यूक्लियर मास के साथ भी दिखा सकते हो। सो हियर 1 पॉइंट इज अवेलेबल। नेक्स्ट मान लेता हूं ये वैल्यू है 1.09737
9670। अच्छा, पहला वाला वैल्यू क्या था मेरा? 9677। थोड़ा और नीचे पॉइंट बनाता हूं मैं, जिससे पॉइंट थोड़ा दूर दूर दिखा पाऊं। तो ये पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू है 1.09680। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1.09700, 1.09720, 10 raised to power 7, 10 raised to power 7, 10 raised to power 7। तो ये 9680 है, मतलब 77 के अप्रॉक्स वैल्यू हमें एक मिलती है, एक 7 मिलती है और एक फिर मिलती है हमें 17। वो थर्ड फोर्थ डेसिमल वाले ही टर्म में है, नंबर्स में है, डिजिट में। सो नाउ ये वैल्यू आ जाएगी 9707 यहाँ पर कहीं, दूसरे वाले वैल्यू को आप यहाँ कहीं आसपास पाओगे। ओके, तो ये हो गया, ये इसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, एक इसको, एंड नेक्स्ट ये, तो ये हो गया 1H1। अगर यहाँ मास नंबर लिखें तो मास नंबर A लिख दिया। सपोज मास नंबर A होता है A = 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर ड्यूटेरियम, 3 फॉर ट्राइटियम। तो सिंबल ना लिख करके मैं यहाँ पर सिंपली मास नंबर 1 2 3 ये दिखा दे रहा हूँ। एंड हियर वी आर शोइंग वी हैव रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट इन यूनिट्स ऑफ मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स यूनिट में ये रिडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो वैल्यूज दे रहा था उसको मैंने वाई एक्सिस पर शो कर दिया। इज देयर एनी डाउट? लास्ट में एक वैल्यू ये मैक्सिमम वाली है, इसको अप्रोच कर रहा है। जब न्यूक्लियर मास इनफाइनाइट हो जाएगा तो मास नंबर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो तीनों वैल्यूज को मैंने आज 9707 9717, तो इसको मैंने दिखा दिया 9707 लाइन कहीं यहाँ पर दिखा दिया। ये वैल्यूज कुछ 9780 9790 9700 हो गया 9680 से। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, ग्राफ लोग ऐसे ही बना रहे हैं। अब आगे मास नंबर बढ़ाने पर रिडबर्ग कांस्टेंट में वो उतना चेंजिंग नहीं रहेगा, उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं बन पाएगा। अब ये धीरे धीरे पास आने लगेगा डेटा और पास होते होते और जब लास्ट में इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस लोगे तो उसके लिए वैल्यू अप्रोच करके 9707 से बढ़ के 17 बनेगा, फिर लास्ट में 9737 तक ये मैक्सिमम जा पाएगा। 9737 से ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरह से हमें मिलती जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर डिस्कशन related to this Rydberg constant is calculation of wavelengths of different spectral lines। बिगर मासेज के लिए ये जाते जाते इनफाइनाइट वाले को अप्रोच कर जाएगा। ओके, बिगर मासेज मतलब इनफाइनाइट मास है ना, इनफाइनाइट मास के लिए तो ये अप्रोच कर ही रहा है। तो अप्रोच करके कहां जाएगा? ये अप्रोच करके ये आर इनफाइनाइट तक पहुंचेगा। दिस इज आर इनफाइनाइट। ओके, so now we have next point. Our next point is the calculation of H alpha line wavelength, calculation of H alpha line wavelength for the cases of deuterium, hydrogen and tritium. Now calculation of H alpha wavelength for hydrogen, deuterium and tritium। अब तक जब तक न्यूक्लियर मास इनफाइनाइट लिया था उस केस में तीनों के लिए कैलकुलेट करते तो तीनों का वैल्यू सेम आता एज इट इज। बट जब फाइनाइट न्यूक्लियर मास लिया गया तब इनकी वैल्यूज में एक स्मॉल डिफरेंस क्रिएट होगा ड्यू टू चेंज इन रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसको अब हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली। ओके, सो फॉर हाइड्रोजन, फॉर H एटम 1 lambda H alpha is equal to R for H 1/2 square minus 1/3 square। तो आप लिख सकते हैं सिंस फॉर H alpha line transition takes place between Ni is equal to 3 to Nf is equal to 2। यहाँ पर ये रीजनिंग लिख दिया क्यों हम लोग 1/2 square minus 1/3 square यूज कर रहे हैं। Now tell me what is the value of lambda H alpha। 1 lambda H alpha इसके साथ रिडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन एटम का लिखें तो 1.09677 into 10 raised to power 7 multiplied by 5/36। So now tell me value of this wavelength in units of angstrom। एक दो रिजल्ट और चाहिए मुझे। डेसिमल प्लेस पर भी चाहिए मुझे। 6564.73 इज इट करेक्ट?
नेक्स्ट फॉर ड्यूटेरियम, यस, सो फॉर ड्यूटेरियम एटम, ड्यूटेरियम के लिए RD यूज करेंगे, सेम कैलकुलेशन करना है फॉर ड्यूटेरियम। लेट अस चेक फॉर ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के लिए ये वैल्यू क्या होगी, 1 लैम्डा फॉर ड्यूटेरियम D लिख देता हूं मैं, RD 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, सो लैम्डा D is equal to 36/5 RD, so 36/5 into 1.09707 into 10⁻⁷ meter inverse. Okay, so the value is 6562.93 एंगस्ट्रॉम। सो आप देख रहे हैं ड्यूटेरियम आने पर वेवलेंथ की वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है ट्राइटियम, नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर ट्राइटियम 6562.93। नेक्स्ट है थर्ड फॉर ट्राइटियम। फॉर ट्राइटियम एटम, let's solve this point, 1 lambda T is equal to RT 1/2 square minus 1/3 square, so lambda T is equal to 36/5 RT is equal to 36/5 into RT मतलब 1.09717 multiplied by 10⁻⁷ meter inverse, so value आ गई 6562.33 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर्स मैं स्टूडेंट्स के ही आंसर को देखकर लिख रहा हूं, सभी का यही आंसर आएगा, आप लोग खुद से अपना कैलकुलेशन चेक करें, ठीक है। चलिए, ये हो गया कैलकुलेशन हमारा दोनों के लिए, ड्यूटेरियम के लिए भी, ट्राइटियम के लिए, और साथ में कंपैरेटिव हमारे लिए हाइड्रोजन भी है। अब सही है, ओके। सो नाउ अब तक हम लोगों ने कैलकुलेशन में रिडबर्ग कांस्टेंट का वेरिएशन देखा कि अलग अलग न्यूक्लियर केस में, न्यूक्लियर के मास के केस में कैसा वेरिएशन आएगा, स्लाइटली चेंज होते वाला रिडबर्ग कांस्टेंट देखा। तो अब ये रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वेरिएशन है वो वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन पर भी फर्क डालेगा। सो वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन वी हैव कैलकुलेटेड फॉर हाइड्रोजन, ट्राइटियम एंड ड्यूटेरियम, these 3 isotopes of hydrogen। तो हाइड्रोजन का अगर कोई आइसोटोप है, इफ नाउ एक पॉइंट है, इफ there is presence of there is a mixture of hydrogen and deuterium। अगर मान लो गैसियस सिस्टम है, if there is a mixture of hydrogen and deuterium, if there is a mixture of hydrogen and deuterium in a gas discharge ट्यूब वैसे ही होती है जैसे सोडियम डिस्चार्ज ट्यूब आपने लेबोरेटरीज में देखी होगी, सोडियम लैंप देखा होगा, वैसे ही उसके अंदर अगर मान लो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम प्रेजेंट हो, इफ देयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, देन देयर विल बी 2 closely spaced spectral lines of H alpha in the spectrum। स्पेक्ट्रम में क्या होगा, 2 क्लोजली स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट होंगी, one corresponds to one, there will be 2 closely spaced spectral lines of H alpha in the spectrum, one corresponds to hydrogen, प्योर हाइड्रोजन को एक correspond करेगा, and other for ड्यूटेरियम। तो इनके वेवलेंथ डिफरेंस क्या होंगे, अगर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो मिक्सचर के अंदर, तो इनके वेवलेंथ डिफरेंस क्या होंगे H अल्फा लाइन के लिए। So then there will be 2 closely spaced spectral lines of H alpha in the spectrum, one correspond to hydrogen and other correspond to deuterium। So now tell me what is the wavelength difference between these 2 spectral lines, with the wavelength difference of 1.8 angstrom, very good, with the wavelength difference of 1.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2 वेवलेंथ अवेलेबल होंगी, 2 क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, एक करेस्पॉन्ड करेगा हाइड्रोजन को, एक करेस्पॉन्ड करेगा ड्यूटेरियम को, एक हो गया हाइड्रोजन का, एक हो गया ड्यूटेरियम का।
ओके तो जैसे D1 D2 स्पेक्ट्रल लाइन आपने सोडियम के लिए देखी होगी, सिमिलर टू दैट वी आर हैविंग टू स्पेक्ट्रल लाइंस, वन करेस्पॉन्ड टू ड्यूटेरियम एंड वन करेस्पॉन्ड्स टू हाइड्रोजन। इन दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो वेवलेंथ डिफरेंस है वो है 1.8 एंगस्ट्रॉम। तो एक तरफ हाइड्रोजन एटम का बता दिया और एक तरफ ही, so they have wavelength difference of 1.8 angstrom. Is it true? Now next है for mixture of hydrogen and tritium, mixture of hydrogen and tritium, the wavelength difference between two closely spaced H alpha lines will be okay. So for mixture of hydrogen and tritium, the शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं। सो फॉर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ट्राइटियम द वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन क्लोजेस्ट H alpha line will be 2.4 एंगस्ट्रॉम, 2.4 एंगस्ट्रॉम या कह सकते हैं 0.24 नैनोमीटर। चलिए ये हो गया। तो यहां पर अब हाइड्रोजन और ट्राइटियम लिया मैंने, H एटम एंड हियर वी हैव ट्राइटियम। तो ट्राइटियम होने पर हमारा जो H अल्फा लाइन का वेवलेंथ है 2.4 एंगस्ट्रॉम डाउन हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, एक ट्राइटियम का, और दोनों के बीच में वेवलेंथ डिफरेंस 2.4 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। ओके सो 2.4 एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ डिफरेंस। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। भूल जाइए जो पढ़ा हमने, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये मिक्सचर ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एंड ट्राइटियम इज एक्साइटेड एंड इट्स स्पेक्ट्रम इज स्टडीड। स्पेक्ट्रम पढ़ा गया किसका? हाइड्रोजन और ट्राइटियम के मिक्सचर का। उस क्वेश्चन पूछ रहे द शिफ्ट इन वेवलेंथ फॉर द H अल्फा लाइन ऑफ टू काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज A। अब उतना डिस्कस करने के बाद अगर इसका आंसर हम लोग 1 मिनट के अंदर नहीं लिख पा रहे हैं तुरंत एज्यूम करके, तो हाइड्रोजन और ट्राइटियम के लिए आप यहाँ पे वेवलेंथ का डिफरेंस लिख रहे हो 2.4, दोनों का फार्मूला लिखो, दोनों के रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए उनके न्यूक्लियर मास की वैल्यूज लिखो। तो जो ट्राइटियम होगा उसका मास नंबर 3 रख देना, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, और उससे रिलेशन आपको डिफरेंस बना देगा। ओके उससे आपको डिफरेंस की वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 22। ये TIFR 2015 का क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन में मेंशन है a sample of ordinary hydrogen 1H1 gas in a discharge tube was seen to emit the usual Balmer spectrum। मैं ये नहीं जानता हूं आस्था, आप देख लीजिए खुद से, मैं R infinite वाले से ही चेक करा के डिस्कस किया। So sample of ordinary hydrogen gas in a discharge tube was seen to emit the usual Balmer spectrum। On careful examination, however, it was found that H alpha line in the spectrum, hydrogen spectrum, was split into two fine lines। दो फाइन लाइंस में ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो गई। तो एक इंटेंस लाइन है, इंटेंस लाइन मतलब जो एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसके लिए इंटेंस लाइन होगी, और जो एक फेंट लाइन दिख रही है दैट करेस्पॉन्ड्स टू ए इम्प्योरिटी, स्मॉल इम्प्योरिटी है। सो वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन, वेवलेंथ फॉर इम्प्योरिटी, so these values are 6.28 नैनोमीटर, एंड एक्स इम्प्योरिटी जो है उसके लिए फेंट लाइन आ रही है। फेंट लाइन इसलिए क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वेवलेंथ डिफरेंस कितना आया? वेवलेंथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0.24 नैनोमीटर, दैट मींस 2.4 एंगस्ट्रॉम। जब भी वेवलेंथ डिफरेंस 2.4 हो, दैट इज thus impurity atom, impurity element, impurity is of deuterium, sorry tritium। impurity tritium की है, deuterium की होती है अगर 1.8 एंगस्ट्रॉम होता, या 2.4 एंगस्ट्रॉम डिफरेंस बन रहा है, इसका मतलब ये ट्राइटियम है। thus impurity is of tritium। तो ट्राइटियम इज प्रेजेंट एज ए impurity, तो ट्राइटियम इसके अंदर impurity की तरह प्रेजेंट है। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्राइटियम एज ए impurity। अब वो वैल्यू सेम नहीं है, ये इन्होंने कहीं से डेटा लिखा होगा, डेटा लिया होगा, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा, उससे हो जाता है। हमने थ्योरेटिकल वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, मे बी इन दिस क्वेश्चन दे हैव टेकन एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ वेरीज स्लाइटली व्हेन यू कैलकुलेट थ्योरेटिकली एंड यू फाइंड इट एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हो सकता है, यहाँ पर लिया हुआ इन्होंने, लिखा भी है इन्होंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ये बामर स्पेक्ट्रा है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है, 2 लाइन 10
ट्राइटियम इज प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी। तो ट्राइटियम इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, ट्राइटियम इम्प्योरिटी है। इसका मतलब ट्राइटियम के एटम्स कम होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स ज्यादा होंगे। जिसके जितना ज्यादा एटम्स होंगे उसका उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा, जिसका जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा उसकी स्पेक्ट्रल लाइन उतनी ही ब्राइट होगी। ओके, ब्राइटनेस ज्यादा है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम इज अवेलेबल इन स्मॉल अमाउंट। तो ट्राइटियम हैज स्मॉल अमाउंट, ट्राइटियम हैज स्मॉल लेस नंबर ऑफ एटम्स इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ट्रांजिशन हो रहा है वो कम हो रहा है, और इसलिए वो एक फेंट लाइन दिखाएगा। फेंट मतलब धुंधला सा एक लाइट दिख रहा है, और जो ज्यादा इंटेंस है मतलब ज्यादा एटम्स उस ट्रांजिशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन का है, इसलिए उसको लिखा है इंटेंस लाइन, लार्ज इंटेंसिटी। ठीक है, सो दस ट्राइटियम इज प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी, प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और बीच में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है जस्ट 2013 का। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए प्रोटॉन वेयर 10 टाइम्स लाइटर देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम वुड बी। तो केस 1 व्हेन मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, और इसी के साथ केस 2 लिखेंगे, जबकि कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। 10 टाइम्स लाइटर का मतलब है 10 से डिवाइड कर देना, 10 से डिवाइड कर देना। तो ये दोनों मासेस दे दिया मैंने। अब आप एनर्जी का वैल्यू निकालिए। E1 का वैल्यू होता है माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/1 प्लस स्मॉल m की वैल्यू क्या है? तो ये कैपिटल MP आ रहा है, मतलब कैपिटल M का वैल्यू MP के बराबर आ रहा है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। So Me upon 1836 times Me, and here E2 is equal to minus 13.6 divided by 1 square। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है और हाइड्रोजन एटम है, इसलिए Z की वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 अपॉन। अब ये जब MP/10 होगा तो इसका मतलब है 1836 times Me divided by 10, so this becomes 183.6 Me। This is capital M। तो दोनों टाइप के न्यूक्लियर मास ले लीजिए, एक जबकि मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली ठीक है। जब मास ऑफ न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन के मास के बराबर हो, और जब प्रोटॉन 10 टाइम्स हल्का हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 1 प्लस Me अपॉन 183.6 Me। ठीक है, तो 13.6 इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस वाले कंडीशन के लिए आया है। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो केसेस बना लिए, एक जब हाइड्रोजन इटसेल्फ जो करेक्ट होता है वो हो, और जब दूसरा है कि जब इनफाइनाइटली लार्ज न्यूक्लियस जब एग्जैक्टली मास ऑफ प्रोटॉन रखे और जब मास ऑफ प्रोटॉन 10 टाइम्स लाइटर हो। दोनों केसेस में आप वैल्यूज देख रहे हैं। तो नाउ टेल मी व्हाट आर देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो आप देख रहे हैं पहला वाला पॉइंट में क्या आएगा? अरे आंसर नहीं चाहिए भाई मुझे पहले चाहिए वैल्यूज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आ रहा है 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 1836 डिवाइडेड बाई 1837। So this value is minus 13.592926। दूसरे वाले केस में आ रहा है 13.6 इंटू 183.6 डिवाइडेड बाई 184.6। यस, माइनस 13.5263 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज, कंपेयर करिए इक्वेशन केस 1 और केस 2 को। दोनों निगेटिव साइन को ऐसा ही रखते हुए, चेंज नहीं करना है कि निगेटिव को पॉजिटिव बना लीजिए। तो नाउ that is ground state energy increases, ground state energy increases। यही तो पता चला एक्चुअल केस में, जब हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास लिया, और जब हाइड्रोजन के एग्जैक्ट मास का मतलब न्यूक्लियर का एग्जैक्ट मास, न्यूक्लियर में एक ही प्रोटॉन था तो उस प्रोटॉन का मास एग्जैक्टली वही ले लिया जो हमें पता था। दूसरे केस में हमने क्या किया, न्यूक्लियर के मास को 1/10 कर दिया, मतलब प्रोटॉन के मास को 1/10 कर दिया, प्रोटॉन एक सिंगल अवेलेबल था। तो आप देख रहे हैं कि इस इफेक्ट से ग्राउंड स्टेट एनर्जी इंक्रीज कर गई, जबकि बाइंडिंग एनर्जी घट जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए अगर कोई पूछता तो आप कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में साइन होता है प्लस साइन। ग्राउंड स्टेट एनर्जी में साइन क्या है? नेगेटिव साइन माइनस साइन है। तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जस्ट 2013 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बट चेंजिंग क्या था? 10 टाइम्स हैवियर वाला। तो 10 टाइम्स हैवियर का केस, हैवी होने का केस, ये जस्ट 2014 में पूछा गया था। वो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लास्ट में, जो असाइनमेंट बुकलेट है उसके लास्ट में मिलेगा।
So now students, let us move towards next point. तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हैवियर मास के लिए है, वो जस्ट 2014 का क्वेश्चन है. ओके, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट. तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. पॉजिट्रॉनियम एटम. व्हाट इज पॉजिट्रॉनियम एटम? पॉजिट्रॉनियम एटम इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. तो हम लिखते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड positron come together, they form a short lived, लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होगी इसलिए इसको लिखा है शॉर्ट लिव्ड एटम पॉजिट्रॉनियम. इस एटम का नाम होगा पॉजिट्रॉनियम एटम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के पास आने से बनेगा. इन विच both the electron and positron both particle positron revolve about their center of mass. ठीक है, तो एक शॉर्ट लाइफ टाइम का एक एटम फॉर्म हो रहा है पॉजिट्रॉनियम एटम, वेयर पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर रिवॉल्विंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास. सेम वही केस जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे थे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ. सो ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये दोनों इक्वल मास रखते हैं. सिंस both the particles have same mass, that is small m is equal to me and capital M is equal to me. Therefore reduced mass mu कितना होगा? स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो जब रिड्यूस मास की वैल्यू क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा. यस, Me into Me डिवाइडेड बाय Me प्लस Me. सो दिस रिड्यूस मास बिकम्स Me by 2. तो रिड्यूस मास की वैल्यू Me by 2 हो जाएगी जब हम लोग इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉनियम सिस्टम लेंगे. तो ये पॉजिट्रॉनियम एटम फॉर्म होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बोथ रिवॉल्व अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, जो उनका सेंटर ऑफ मास होगा. एंड the center of mass lies middle at the midway lies. तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सिस्टम के एग्जैक्टली मिडिल में. लाइज मिडवे ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, लाइज मिडवे बिटवीन देम. तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सिस्टम अब अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करता है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. And here, in this case, reduced mass becomes Me by 2 और center of mass इसके exactly बीच में lie करेगा. Lies लिखना है, lied हो जा रहा है बार-बार D. Lies midway between them. Okay, so students, now we have positonium atom. Positonium atom के लिए हमने reduced mass देखा. So अब radius of this atom और energy, Rydberg constant, ये सभी मैं 4 फार्मूले इसका लिख देता हूँ. 5 मिनट क्लास और चलेगी अभी. So now radius of circular path. Radius of the circular path of either particle. किसी भी पार्टिकल के लिए आप कह सकते हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो पॉजिट्रॉन हो. So radius of circular path of either particle, क्योंकि दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं. Either particle is Rn is equal to तो ये हमारा 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M एक फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ था R इनफाइनाइट के साथ रिलेट करने वाला. तो उस फार्मूले को यहाँ पर यूज करूंगा मैं. R इनफाइनाइट राइट साइड में है जबकि न्यूक्लियस इनफाइनाइटली लार्ज रहा हो, और जब न्यूक्लियस फाइनाइट होगा तब उसके लिए कैपिटल M था. अब यहाँ R फॉर पॉजिट्रॉनियम हो जाएगा. तो R के साथ मैं कैपिटल M ना लिख के Rn लिखूंगा यहाँ. ठीक है, 2 मिनट में मैं काम कर लेता हूँ. Rn फॉर पॉजिट्रॉनियम. तो अब ये मैं देख रहा हूं कि वैल्यू जो है R फॉर पॉजिट्रॉनियम, Rn फॉर पॉजिट्रॉनियम, यस 1.06 हो जाएगा. यस करेक्ट. ठीक है, तो अब ये Rn फॉर, ये फार्मूला हमने यूज किया पहला. फार्मूले में Rn M के प्लेस पर पॉजिट्रॉनियम एटम ले रहा हूं. पॉजिट्रॉनियम एटम में न्यूक्लियस के प्लेस पर है पॉजिट्रॉन. 1 प्लस Me डिवाइडेड बाई Me इंटू R इनफाइनाइट हो जाएगा ये 0.53 एंगस्ट्रॉम and multiplied by
n स्क्वायर ओवर जेड। ये हाइड्रोजन एटम वाले केस से हमें मिल गया। ये आ गया 2 into 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर ओवर जेड। सो वैल्यू आ गई 1.06 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। अब आप सोचेंगे z क्या है, तो एक्चुअली z is 1 फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हियर आल्सो बिकॉज वी हैव ओनली वन पॉजिटिव चार्ज फॉर द पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के पास भी एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, सिंगल 1 टाइम्स e। तो इसलिए z का वैल्यू 1 हमें यहाँ लेना पड़ जाएगा, z का वैल्यू 1 लेना पड़ जाएगा क्योंकि एक्चुअली वी हैव न्यूक्लियस। यहाँ अगर न्यूक्लियस की बात करते तो न्यूक्लियस में सिंगल 1 प्रोटॉन वहां था, यहाँ पॉजिट्रॉन सिंगल 1 है। सो दिस इज Rn ऑफ पॉजिट्रॉनियम। तो बस यही इसी पॉइंट पर मैं क्लास ओवर कर देता हूं। पॉजिट्रॉनियम के लिए रेडियस निकाला हम लोगों ने, तो दिस इज द रेडियस। 1 मिनट डाउट के लिए टाइम दे रहा हूं। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 R1 ऑफ पॉजिट्रॉनियम, पॉजिट्रॉनियम के लिए Rn कितना होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, कल डिस्कस कर लेंगे अभिनव सिंह। रिडबर्ग कांस्टेंट, एनर्जी सब होमवर्क है, आगे का कैलकुलेशन करके ले आए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में यही पॉइंट डिटेल में और डिस्कस करेंगे, एनर्जी, रिडबर्ग कांस्टेंट, वेलोसिटीज के लिए, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्स में पूछे गए हो उनको सॉल्व कराया जाएगा। ओके, सो नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ पॉजिट्रॉनियम एटम। वी हैव कैलकुलेटेड फॉर n इक्वल टू 1 बोर ऑर्बिट के लिए। n इक्वल टू 1 को बोर ऑर्बिट बोलते हैं। तो फॉर बोर ऑर्बिट दिस R1 इज 1.06 एंगस्ट्रॉम। Now I have a problem, GATE 2017, आप क्वेश्चन नंबर 46, आप इसका आंसर बताइए। क्लास ओवर हो गया है। अरे इसका सोल्यूशन बताइए कितना आ रहा है। R1 फॉर पॉजिट्रॉनियम इज इक्वल टू 1.06 एंगस्ट्रॉम। ये NAT प्रॉब्लम 1.06 एंगस्ट्रॉम आंसर दिखा रहा है। चलिए बताइए जिसको पूछना हो क्वेश्चंस। सर एक बार वो क्वेश्चन दिखाया जिसमें लाइटर मास ऑफ प्रोटॉन लिखा है। भाई एक एक करके पूछिए। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो एक बार ओपन कर दीजिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था। हां फर्स्ट मेरी क्लास का। यस सर 51 क्वेश्चन नंबर 51 था। एक मिनट। यस सर यस सर। म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप लोग खुद से। इसको पूछना है क्वेश्चन पूछें। सर वो जो हमारे पास क्वेश्चन था प्रोटॉन्स पर लाइटर, तो उसमें जो प्रोटॉन का मास है वो m/10 होगा ना। mp/10 मतलब केस 2 में वही तो किया है भाई। केस 2 में mp/10 नहीं किया है क्या? हाँ सर वही किया है। तो मैं बोल रही थी कि हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कम हुआ है ना, तो m/10 नहीं होगा क्या? मास आप किसका फिर से बोलें? प्रोटॉन लाइटर दे रखे हैं जिन मतलब प्रोटॉन का जो कहां मास पर है उसमें? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो mp/10 तो लिखा है क्वेश्चन में। एक बार से स्लाइड दिखाना वो। हाँ जी पूछें। सर ये पॉजिट्रॉनियम केस में जो हमने रिड्यूस मास वाला जो फार्मूला यूज किया है उसमें तो सर जो कैपिटल M है वो टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए, लेकिन इस वाले केस में तो दोनों M सेम है, तो फिर हम फार्मूला में स्मॉल m को म्यू से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? कैसे बोलो? पॉजिट्रॉनियम वाला केस है जिसमें हमने रिड्यूस मास वाला फार्मूला यूज किया वो रेडियस निकालने के लिए, उसमें सर हमने स्मॉल m को म्यू से चेंज किया था रिड्यूस मास के लिए। न्यूक्लियस वाले केस में जो हमने रेडियस निकाला था, न्यूक्लियस वाले केस में जो हमने रेडियस निकाला था हाइड्रोजन के लिए, तो स्टार्टिंग में तो रेडियस निकाला था m को म्यू से रिप्लेस करके। m को रिप्लेस करने का म्यू से मतलब था कि हम लोग म्यू ले रहे हैं 2 बॉडी के लिए, ना कि एक सिंगल बॉडी के लिए। हाँ जी सर, तो वही पूछ रहा हूँ कि पॉजिट्रॉन केस में तो सर कैपिटल M टेंड्स टू इंफिनिटी है नहीं, तो फिर उसमें सर हम कैसे स्मॉल m को म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं? तो सेम फार्मूला कैसे यूज कर सकते हैं? सेम फार्मूला कहाँ यूज कर रहे हैं? म्यू मतलब 2 बॉडी सिस्टम का रिड्यूस मास। तो जब न्यूक्लियस फाइनाइट लिखा तो 2 बॉडी सिस्टम बना, उसके लिए रिड्यूस मास म्यू लिया है। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ जैसे आपने न्यूक्लियस 2 बॉडी सिस्टम बनाया, 2 बॉडी सिस्टम के लिए रिड्यूस मास होता है। हाँ जी सर, वो समझ गया सर। मैं पूछ रहा हूँ सर उस केस में हमने यूज किया था कैपिटल M टेंड्स टू इंफिनिटी, लेकिन पॉजिट्रॉनियम एटम मैंने बोला कि कैपिटल M, मैंने ये बोला है कि कैपिटल M जब टेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ, मतलब न्यूक्लियस हैज इनफाइनाइट मास, देन
रिड्यूस मास रिड्यूसेस टू इलेक्ट्रॉनिक मास। हाँ जी सर। उस मास इलेक्ट्रॉनिक मास में रिड्यूस हो जाएगा जब कैपिटल एम की वैल्यू इनफाइनाइट हो, ओनली तभी। यस सर, लेकिन सर पॉजिट्रोनियम वाले केस में तो ये है नहीं। हाइड्रोजन वाले केस में क्या था? उसमें तो सर था कि कैपिटल M टेंड्स टू इंफिनिटी, तभी हमने स्मॉल m को म्यू से चेंज भाई कर मैं दिया। पॉजिट्रॉनियम वाले में भी अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करा दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी बताओ? लेकिन सर उसमें तो दोनों मासेस सेम है, उसमें इंफिनिटी कैसे टेंड तो करेगा? दोनों सेम है, इसलिए तो रिड्यूस मास को आया ना। मास इंट्रोड्यूस किया है फाइनाइट मास के लिए ना। रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट तभी यूज करेंगे जब दोनों पार्टिकल्स फाइनाइट मास रखेंगे, स्मॉल m कैपिटल m, स्मॉल m कैपिटल m। अभी इनफाइनाइट ले ही लोगे तो वो तो एक्चुअल इनफाइनाइट लार्ज वाला केस हो जाएगा, तब पॉजिट्रॉनियम एटम लो या हाइड्रोजन एटम लो, कोई केस में डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगी, केस सेम हो जाएंगे। पॉजिट्रॉनियम करो, आगे हाइड्रोजन एटम करो, ड्यूटेरियम करो, ट्राइटियम करो, सबका एक ही आंसर आएगा। आप एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर से बताइए। सर ये यहाँ पे ये क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने लिखा है ना m = mp/10, हाँ तो मतलब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ। जैसे ये प्रोटॉन्स पर 10 टाइम्स लाइटर, यानी कि प्रोटॉन है उसका मास कम हो रहा है, तो mp = m/10 नहीं होगा क्या? mp = m/10 ये क्या मतलब है? मैं mp/10 कर रहा हूँ, क्या डिफरेंस आ रहा है इससे? सर हाँ, मैं न्यूक्लियस का मास वही है जो प्रोटॉन का मास है। प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस बोथ हैव सेम मास, है ना? आप उससे करके देखिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं कैपिटल M जो न्यूक्लियर मास है दूसरे केस वाला, उसको m प्राइम लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियर मास इज नाउ चेंज, इट हैज mp/10। ये एक प्रोटॉन का मास अपॉन 10 हो गया। आप लोग सिंपल सा मैथमेटिक्स नहीं समझ पा रहे हैं, क्या बताएं? अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसा लिखना चाहते हैं स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, आपका आंसर भी कोई दूसरा वैल्यू नहीं आएगा, यही सेम आंसर आएगा। उन्हीं स्टेटमेंट का आपको फर्क लग रहा है सर बोलिए। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ चलिए, और कोई कुछ पूछ रहा है बैकग्राउंड में, और किसी का साउंड आ रहा है? बोलिए। सर मेजॉरिटी जिससे एक कोई बोलिए, दोनों का साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। सर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में m टेंड्स टू इंफिनिटी वाला ही यूज होगा ना? मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सब कुछ ना दिया हो न्यूक्लियस के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन हो, देन आप न्यूक्लियर मास इनफाइनाइट लेकर के जो कैलकुलेशंस करते थे वही आप आंसर निकालेंगे। तो जब हमने पॉजिट्रोनियम वाला क्वेश्चन करा 46 वाला, सर इसमें तो अभी जब जस्ट बिकॉज़ हम कांसेप्ट कर चुके थे तो हमने यूज कर लिया, अगर ना हो तो सिंपल से हो जाएगा ये? कौन सा सिंपल? सिंपल एज इन फार्मूला में, रेडियस के फार्मूले में पुट करके वैल्यूज। किसके फिर से बोलिए। सर जब हमने पॉजिट्रोनियम वाला क्वेश्चन करा तो अगर हम रिड्यूस मास वाला कांसेप्ट नहीं यूज करते और सिंपल रेडियस का जो हमें पता है हाइड्रोजन लाइक के लिए, हाँ, उसमें क्या करते आप? ये भी मुझे थोड़ा हिंट दे दो, क्या करते आप उसमें? अगर वन लो यूज करते तो क्या करते उसमें? तो सर उसमें वैल्यूज पुट करके सिंपल जैसे है किसकी वैल्यू पुट करते? किसकी वैल्यू पुट करते? तो वेट एक मिनट, फार्मूला देख लीजिए, आप सोच लीजिए, आज नहीं तो कल पूछ सकते हैं इस बात को, लेकिन मैं वो की वैल्यू पुट करते आप, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते और आंसर निकालते? सर हाँ जी बोले। क्वेश्चन नंबर 6 और 22 की स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। एक मिनट में बस दिखा रहा हूँ। हेलो स्किप कर जा रहा हम हूँ। लोग इसमें जैसे हम लोगों ने पॉजिट्रॉन और मतलब जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन सब के लिए निकाला है। हाँ सर हम लोगों ने हाइड्रोजन, ट्राइटियम, इन सब के लिए जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट वेलोसिटी और रेडियस ये सब चीजें निकाली हैं, तो इन्हीं के लिए निकाली। तो सर जो प्रॉब्लम्स आती हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन्हीं एटम्स के लिए आते हैं, या हम और बड़ों के लिए भी निकाल सकते हैं? और बड़ों के लिए भी निकाल सकते हैं। कार्बन 5 टाइम्स आयनाइज्ड होगा अगर वो निकाल हाँ जी सकते सर, वो हाँ हैं। लिथियम 2 टाइम्स आयनाइज्ड, हीलियम 1 टाइम्स। यू कैन कैलकुलेट रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनी एटम। 6 और दिखा दो। इलेक्ट्रॉन जिसमें अगर मास इंफिनिट हेलो आते टाइम भी सर आपने- डेरिवेशन में जो चेंजेस आएंगे वो वही उनके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आएंगे, दैट्स इट। एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर जो जेट होगा तो उसके लिए कैपिटल एम न्यूक्लियर मास है, उसके लिए भी चेंजेस जो आएंगे वो रहेगा। हाँ जी, ओके ओके, थैंक सर, यू। सर रिड्यूस मास कंसेप्ट का यूज करने से हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम की वेवलेंथ डिफरेंट आ रही है, तो अब जब अपन वो कंसेप्ट यूज नहीं करते, तब अगर मास न्यूक्लियस का इन्फिनिटी मानते हैं तब तीनों की वेवलेंथ सेम आती है, जी हाँ, तो तीनों का हम सेम है। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसमें डिफरेंशिएट नहीं करते। यस एक्चुअली क्या है ना, जब ड्यूटेरियम की डिस्कवरी हुई है, आप गूगल पे कहीं सर्च करके देखना व्हाट इज द रीजन हाउ डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम की डिस्कवरी के पीछे रीजन यही था कि जब हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम देखा गया तो वहां 2 लाइन आई, तो उनको लगा कि कोई और एलिमेंट है या फिर हाइड्रोजन का ही है। तो लोगों को चेक करने में पता चला कि नहीं, ये ड्यूटेरियम नाम का एक इम्प्योरिटी एलिमेंट अवेलेबल है जिसकी प्रॉपर्टी लगभग हाइड्रोजन से मिलती जुलती है। तो एक्चुअली आइसोटोप डिस्कवर करने का ये अच्छा मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, अपन ने जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया है इसमें एंगुलर मोमेंटम का लिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीजिए, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम लिखिए, दोनों एक जैसे। हाँ तो उसमें अपन ने जैसे इलेक्ट्रॉन तो उसके राउंड कर जाएगा न्यूक्लियस के राउंड, लेकिन न्यूक्लियस किसके राउंड वो कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सर फिर तो अपन ने जैसे वो बोर वाला डेरिवेशन किया तो उसमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के आधार पर तो क्या आपने 2 विपरीत लिए, एक तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक एंगुलर मोमेंटम, वो उसमें क्यों रिप्लेस करेंगे? उस कैलकुलेशन में आपका सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल था और उसके बीच में फोर्सेस थे। यहाँ पर ये मोशन वैसा ही है जैसे आपने मान लो कहीं शीशा वाला गेम खेला हो, शीशा का, या फिर आपने कहीं पर मान लो 2 वेट मशीन है, उसमें एक पॉइंट के अबाउट दोनों रिवॉल्व करता है, तराजू वगैरह में वेट मशीन का जो रूल है, इसके अबाउट दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों का रोटेशन हो रहा है, जस्ट इतना। फिर इसको रिड्यूस मास को उसमें कैसे रख सकते हैं जब अपन ने उसका कॉन्सेप्ट अलग से डिराइव किया है, उसका फार्मूला ही अपन ने उससे डिराइव किया है। इसको आपने reduce mass- ये टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़ा था क्या? पूछता हूं आपसे। नहीं पढ़ा तो था, डेरिवेशन तो पढ़ा था, लेकिन कंफ्यूजन तो था, तो सर कोई दूर करने वाला नहीं था थोड़ा सा।
नहीं, तो दूर करने वाली कंफ्यूजन की बात ये है कि एक्चुअली जब हम अभी बात कर रहे हैं तो अब सन और प्लैनेट सिस्टम में भी बात करोगे तो सन भी मूविंग है, बट उसके मोशन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि वो इतना हैवी है कि उसका मोशन सेंटर ऑफ मास उसके पास है। ठीक है, इतना हैवी लार्ज है। न्यूक्लियस भी यहाँ देख रहे हो, न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको रखता है, बहुत लार्ज वैल्यू है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में उसको स्टेशनरी कंसीडर किया जा सकता है जस्ट एक एप्रोक्सीमेशन के थ्रू। अदरवाइज दोनों मोशन में है, दोनों का मोशन एक दूसरे के फील्ड में होगा, एक चार्ज है दूसरे चार्ज के, दूसरा चार्ज पहले चार्ज के फील्ड में ट्रैवल करेगा। और इसी से आप इसको, जैसे आप बोल रहे थे कूलम्बिक फोर्स ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस को खींचेगा, बट वो फोर्स जो वैल्यू रखेगा वो वैल्यू हमारे पास बैलेंस हो जाता है। ये दोनों एक चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो आप जानते हो कि फोर्सेस का जो वैल्यू है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता है, तो अट्रैक्शन के लिए आप यहाँ बात करो। ऐसा नहीं है न्यूक्लियस ही अकेले फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस भी लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी लगा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन रहती है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, स्टेबल हो जाता है ये कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें न्यूक्लियर का स्पिन का कॉन्सेप्ट आ गया है क्या इसमें? नहीं, हमारे वाले केस में अभी स्पिन नहीं आएगा। हम लोग जब स्पिन लेंगे तो ओनली हम लोग उसको रिलेट कर लेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के साथ, और वो रिलेट हो जाता है इस क्वांटाइजेशन से। ये क्वांटम केस में डिटेल में आएगा स्पिन कॉन्सेप्ट। हाँ जी बोले। हाँ सर, अगर एग्जांपल में सिर्फ हाइड्रोजन एटम दिया हो तो हम R इनफाइनाइट की वैल्यू लेंगे या RH की वैल्यू लेंगे? देखिए, दोनों से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, पॉइंट डेसिमल के प्लेसेस पर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे अभी आपने देखा हाइड्रोजन में -13.592 समथिंग आ रहा था, है ना? हां, -13.59 और R इनफाइनाइट के केस में 13.59 ना लेकर 6 लिख दिया था। हां, 13.6। जस्ट इतना स्मॉल डिफरेंस है, आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके जब आपको न्यूक्लियर मास या न्यूक्लियर मोशन को करेक्ट करके लेना है तो उसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दे देगा कि आप न्यूक्लियर मास को इंक्लूड करें। ओके सर। वाइज हिंट नहीं देगा तो आप उसको R इनफाइनाइट वाला यूज करेंगे, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चंस उसी बेस पर कराए थे। स्टार्टिंग के 3 क्लासेस उसी पर फोकस्ड थी। ओके, थैंक यू सर। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, वेलकम। और किसी को कोई डाउट? मैं चेक कर लूंगा। जनाद सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, उसे क्वेश्चन वाइज तो शायद रिडवर कांस्टेंट का जो है ये वैल्यू तो दिया रहता है ना एग्जाम में? एग्जाम में वैल्यूज R इनफाइनाइट दे सकता है, लेकिन स्पेशली हर एक एटम के लिए अगर ऐसे अभी बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे नहीं दिया हुआ ये वाला, तो इसमें दोनों रिडवर वैल्यूज नहीं देगा आपको, क्योंकि वही अच्छा है। सर कैलकुलेशन करने से आंसर आएगा। हाँ जी बताएं सर। पॉजिट्रोनियम वाली कैलकुलेशन दिखा दीजिए एक बार। 1 सेकंड। पॉजिट्रोनियम कैलकुलेशन जनाद इकबाल सर, इसके आगे भी था ना सर? ये था। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। और कोई स्टूडेंट? जनाद इकबाल बोले। नवीन सर, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 देखना है? हाँ सर, उसमें वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन समझ नहीं आ रही, उसमें क्या पूछा है, क्या निकालना है सर? ये स्मॉल इंप्योरिटी किस एलिमेंट की है? इसको लैम्डा एक्स लेके कैसे निकालें, थोड़ा बताना सर। बताना सर, ये समझ नहीं है डॉक्टर। लैम्डा एक्स लेके RX निकालो, RX से आपको कैपिटल M निकल जाएगा, और कैपिटल M 3 आएगा तो आप बता देंगे वो ट्राइटियम है। मुझे बात समझ रहे हैं? लैम्डा दोनों वैल्यूज, दोनों लैम्डा को रिलेट करिए रिडवर कांस्टेंट से, रिडवर कांस्टेंट को रिलेट करिए न्यूक्लियर मास से। न्यूक्लियर मास अगर 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन आता है तो आप बोलेंगे कि वो ट्राइटियम है। सर, वो न्यूक्लियस का मास आप कह रहे हो कि इनफाइनाइट लेते हैं, वैसे किसी का मास इनफाइनाइट तो ले ही नहीं सकते ना, कैसे पॉसिबल कैसे? ये आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आपको पता है ये? न्यूक्लियर मास ये इनफाइनाइट ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। मैं अपने कंपैरिजन में नहीं बोल रहा हूं, या ना ही किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली लार्ज कंसीडर किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? उसको सर स्टेबल माना जाता है ना, तो उसको इनफाइनाइटली लार्ज इनर्शिया वैल्यू के से रिलेट करके ले लेते हैं। हाँ, वो मैं यही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन इतना लाइटर मास है कि उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस इनफाइनाइटली लार्ज है, 2000 गुना लगभग बड़ा होता है। अगर एक प्रोटॉन के अंदर है न्यूक्लियस के तो 2000 गुना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करें तो। प्लैनेट का कैलकुलेशन करते हैं तो बोलते हैं सन हमारा इनफाइनाइटली लार्ज है। सर, ऐसे तो सर हाइपरफाइन में जाएंगे तो वहां तो सर एटम वो न्यूक्लियस की स्पिन और रोटेशन सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ रिलेट वो देखना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मासेस की वैल्यूज को कंपैरेटिव जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ हमें देखना है, ना कि अभी वो कंपैरिजन नहीं दे सकते। हां जी, कुछ बोल रहे हैं? ये सर स्टार्टिंग के मॉडल्स है ना, अभी बाद में आएंगे ना सर, फाइन और हाइपरफाइन, उसमें तो सर सारे कंसीडरेशन होंगे। हां, वो सब आएगा बाद में, आएगा, वो सब बात की बात है। नवीन कुछ पूछ रहा है अभी? और चलिए, किसी और क्वेश्चन हो कुछ तो बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को। थैंक यू। So now students, class is over. Thank you. हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके।